पेश है मुंशी प्रेमचंद की कहानी क़ज़ाक़ी। मेरी बाल स्मृतियों में क़ज़ाक़ी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुज़र गए। क़ज़ाक़ी की मूर्ति अभी तक आँखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आज़मगढ़ की एक तहसील में था। क़ज़ाक़ी बड़ा ही साहसी, बड़ा ही ज़िंदा दिल था। वो रोज़ शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर एक उद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में क़ज़ाक़ी कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुंझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। वो सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था। शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूँछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थीं। मुझे देखकर वो और तेज़ दौड़ने लगता, उसकी झुंझुनी और तेज़ी से बजने लगती और मेरे हृदय में और ज़ोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में क़ज़ाक़ी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वो स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वो आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे क़ज़ाक़ी के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब क़ज़ाक़ी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। क़ज़ाक़ी डाक खाने पहुँचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वो हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनाता और कभी कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियाँ याद थीं। मैं ये कहानियाँ सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मगन हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो अमीरों को लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन क़ज़ाक़ी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया और वो दिखलाई न दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, पर वो परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती थी। कान लगाकर सुनता था, झुनझुन की वो आमोदमय ध्वनि न सुनाई देती थी। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आता देखता तो पूछता, क़ज़ाक़ी आता है? पर या तो कोई सुनता ही न था या केवल सिर हिला देता था। सहसा झुनझुन की आवाज़ कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलाई देते थे। यहाँ तक कि माता जी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज्य हो जाती थी। लेकिन वो आवाज़ सुनते ही मैं उसकी तरफ ज़ोर से दौड़ा। हाँ, वो क़ज़ाक़ी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठकर अलग खड़ा हो गया। क़ज़ाक़ी ने हंसकर कहा, मारोगे तो एक चीज़ मैं लाया हूँ वो न दूँगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ मत देना, मैं लूँगा ही नहीं। क़ज़ाक़ी, अभी दिखा दूँ तो दौड़कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। क़ज़ाक़ी, तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ, भाग चलूं? आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखा। मेरी विजय हुई। अगर क़ज़ाक़ी को देर का डर न होता और वो 1 मिनट भी और रुक सकता तो शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज़ दिखलाई जिसे वो एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह था और 2 आँखें चमक रही थीं। मैंने उसे दौड़कर क़ज़ाक़ी की गोद से ले लिया। ये हिरन का बच्चा था। आह, मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, पर वो खुशी फिर न हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा। क़ज़ाक़ी को आने में क्यों इतनी देर हुई इसका ख्याल ही न रहा। मैंने पूछा, ये कहाँ मिला क़ज़ाक़ी? क़ज़ाक़ी, भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूँ। आज ये बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सब के सब भागे। ये बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा।
और हिरन तो बहुत दूर निकल गए, यही पीछे रह गया, मैंने इसे पकड़ लिया, इसी से इतनी देर हुई। यूँ बातें करते हम दोनों डाक खाने पहुँचे। बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरन के बच्चे को भी न देखा, क़ज़ाक़ी ही पर उनकी निगाह पड़ी। बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या करूँ? डाक तो चली गई, बता तूने इतनी देर कहाँ लगाई? क़ज़ाक़ी के मुंह से आवाज़ न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है, पेट भरा तो मोटा हो गया, जब भूखों मरने लगेगा तो आंखें खुलेंगी। क़ज़ाक़ी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले, अब डाक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा, जहाँ चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझसे तलब होगा। क़ज़ाक़ी ने रुआंसे होकर कहा, सरकार अब कभी देर न होगी। बाबूजी, आज क्यों देर की, इसका जवाब दे। क़ज़ाक़ी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो ये था कि मेरी भी ज़बान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्से वर थे, उन्हें काम करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था, वे भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर ही में रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थीं, पर वे दफ्तर में कैसे आतीं? बेचारा क़ज़ाक़ी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफ़ा छीन लिया गया और उसे डाक खाने से निकल जाने का नादिरी हुक्म सुना दिया गया। आह, उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो क़ज़ाक़ी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से क़ज़ाक़ी का बाल भी बांका न हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड क़ज़ाक़ी को अपनी चपरास पर था। जब वो चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ काँप रहे थे और आँखों से आंसू बह रहे थे, और इस सारे उपद्रव की जड़ कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुँह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता की गोद में हो। जब क़ज़ाक़ी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर क़ज़ाक़ी ने कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। क़ज़ाक़ी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊँगा और तुम्हें कंधे पर बैठा कर कुदाऊँगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं न जाऊँगा भैया, जाकर अम्मा से कह दो क़ज़ाक़ी जाता है, उसका कहा सुना माफ़ करें। मैं दौड़ा घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलख बिलख कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगीं, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा है? अच्छा रह तो जाओ, आज घर आते हैं तो पूछती हूँ, जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ संभाल कर कहा, क़ज़ाक़ी। अम्मा ने समझा क़ज़ाक़ी ने मारा है। बोली, अच्छा आने दो क़ज़ाक़ी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ। हरकारा होकर मेरे राजा बेटे को मारे, आज ही तो साफ़ा बल्लम सब छिनवाए लेती हूँ। वाह, मैंने जल्दी से कहा, नहीं क़ज़ाक़ी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया है, उसका साफ़ा बल्लम छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा, ये तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया, वो बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। ये कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर न पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वो सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं ये भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अम्मा, अरे ये तो हिरन का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, ये इतना तेज़ भागता था कि कोई दूसरा होता तो पकड़ ही न सकता। सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता था। क़ज़ाक़ी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब कहीं जाकर बच्चा मिला। अम्मा जी, क़ज़ाक़ी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता, इसी से तो देर हो गई, इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, साफ़ा, बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा? भूखों मर जाएगा।
अम्मा ने पूछा, कहाँ है कज़ाक़ी, ज़रा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है, कहता था अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ़ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल लगी समझ रही थीं। शायद वे समझती थीं कि बाबूजी ने कज़ाक़ी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कज़ाक़ी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कज़ाक़ी कज़ाक़ी पुकारने लगीं, पर कज़ाक़ी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कज़ाक़ी वहाँ न था। खाना तो मैंने खा लिया, बच्चे शौक़ में खाना नहीं छोड़ते, ख़ासकर जब रबड़ी भी सामने हो, मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1,00,000 रुपए कज़ाक़ी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखों मर जाएगा। देखूं कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आकर, मगर आने को तो कह गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन ही भर में वो मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने का भी निश्चय कर लिया। चारपाई, सैर करने की फिटन आदि भी आयोजन कर ली। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कज़ाक़ी की बाट जोहने लगा। जानता था कि कज़ाक़ी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं रही। फिर न जाने मुझे क्यों ये आशा हो रही थी कि वो आ रहा है। एकाएक मुझे ख़याल आया कि कज़ाक़ी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थीं। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला, आटा हाथों में लपेटे, टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कज़ाक़ी सामने से आता दिखलाई दिया। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफ़ा भी बंधा हुआ था, बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया कज़ाक़ी? कज़ाक़ी ने मुझे उठाकर कंधे पर बैठाते हुए कहा, वो चपरास किस काम की थी भैया? वो तो ग़ुलामी की चपरास थी। ये पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ। ये कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, ये आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे ही लिए तो लाया हूँ, तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा? आंखें तो मैं न देख सका, उसके कंधे पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज़ से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया है। कज़ाक़ी बोला, भैया क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा, दाल नमक घी, और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटियां कैसे खाएगा, लेकिन नमक दाल घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब ये 3 चीज़ें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी न देंगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती हैं। इतनी सारी चीज़ें क्यों देने लगीं? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्ते में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसे जमा करके रखने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वो आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाक़े मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भय था। इस बाधा को वे दूर ही से टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इसके ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है। हिसाब लगाते हुए ज़ोर की आवाज़ से ध्यान बंट जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थीं, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती थीं। मेरे पास किताबें न थीं। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाक खाने के 2-4 फॉर्म तह करके पुस्तक रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफ़ी न होंगे? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। ये निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो तो मैं दाल और नमक ला दूं, मगर रोज़ आया करोगे ना? कज़ाक़ी, भैया खाने को दोगे तो क्यों न आऊँगा? मैंने कहा, मैं रोज़ खाने को दूँगा। कज़ाक़ी बोला,
तो मैं रोज़ आऊँगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। क़ज़ाक़ी को रोज़ बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहिनूर हीरा भी होता तो उसे भेंट करने में मुझे पसोपेश न होती। क़ज़ाक़ी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ पाए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। क़ज़ाक़ी, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी, कहेंगी क़ज़ाक़ी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया, इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखों मर सकता हूँ? मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, लेकिन क़ज़ाक़ी ने न लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचाकर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना सीखता है? बता किसको आटा दे आया, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंघनी हो जाती थीं। सिर पिटाकर बोला, किसी को तो नहीं दिया? अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़ा था। वो कितना ही धमकाती थीं, चुमकारती थीं, पर मेरी ज़बान न खुलती थी। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि ये कहने की भी हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो, आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और ना उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं। सहसा क़ज़ाक़ी ने पुकारा, बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने को ले गए थे। ये सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गईं। क़ज़ाक़ी से वो पर्दा न करती थीं। उन्होंने क़ज़ाक़ी से कोई बात की या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आईं। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गईं। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहाँ खड़े न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर क़ज़ाक़ी चला गया था। मैंने बड़ी धीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं अम्मा जी? अम्मा जी ने किवाड़ें बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ। तब तक न जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है, आटा तो लेता ही न था। मैंने ज़बरदस्ती उसके अंगोछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों न लिया? क्या मैं क़ज़ाक़ी को थोड़ा सा आटा न देती? मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें क़ज़ाक़ी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो, लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, ये सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब क़ज़ाक़ी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज़ खाने को देंगी और वो रोज़ मुझे कंधे पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया और क़ज़ाक़ी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर क़ज़ाक़ी न आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा, क्या क़ज़ाक़ी नहीं आया? मैं और ज़ोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गदगद हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकारे को भेजकर क़ज़ाक़ी को बुलवाऊंगी। मैं रोते ही रोते सो गया। सवेरे ज्यों ही आँख खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, क़ज़ाक़ी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, क़ज़ाक़ी आता होगा। मैं खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा ज़रूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकारे को भेज दिया था। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया तो मालूम हुआ कि क़ज़ाक़ी अपने घर पर नहीं मिला। वो रात को भी घर न गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहाँ चले गए। उसे भय था कि वो कहीं भाग गया है। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें ये भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों बार बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुँचता। आँखें क़ज़ाक़ी को ढूंढ रही थीं। वो कहाँ चला गया?
कहीं भाग तो नहीं गया। तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने क़ज़ाक़ी को एक गली में देखा। हाँ, वो क़ज़ाक़ी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता न था। न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहीं क़ज़ाक़ी की गंध तक न मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से ये बात कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वो ये बात सुनकर बहुत चिंतित हो गईं। इसके बाद 2-3 दिन तक क़ज़ाक़ी न दिखलाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पर प्राण देते हैं, उसी को 2-4 दिन के बाद पटक कर फोड़ भी डालते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पीनस की पैजनियाँ बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया, बहू जी कहाँ हैं? मैंने उसके पास जाकर उसका मुँह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? औरत, कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमल गट्टे लाई हूँ। भैया, तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो? देखें। औरत, तुम्हारे हरकारे ने भेजा है भैया। मैंने उछलकर पूछा, क़ज़ाक़ी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आईं। उसने अम्मा के पैरों का स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू क़ज़ाक़ी की घरवाली है? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल क़ज़ाक़ी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बहू जी, जिस दिन से आपसे आटा लेकर गए हैं, उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया किया करते हैं। भैया ही में उनका मन बसा रहता है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है बहू जी। एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना घर से चल दिए और गली में जाकर छिप कर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे। तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ, मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना अम्मा जी। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर माने नहीं। मारे कमज़ोरी के पैर कांपने लगते हैं, मगर तालाब में घुसकर ये कमल गट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जा, भैया को दे आ, उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल क्षेम पूछती आना। मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिए थे और मज़े से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाईं, मगर यहाँ इतना सब्र कहाँ। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, ये भी कह देना कि भैया ने बुलाया है। न जाओगे तो फिर तुमसे कभी बोलेंगे नहीं। हाँ। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौलिए से हाथ मुंह पोंछ कर बोले, और ये भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी आओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा, पर वो न रुकी। शायद अम्मा जी उसे कुछ देना चाहती थीं। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या झूठे ही बुला रहा हूँ? मैंने तो 5वें ही दिन बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा, ये तुमने अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल मैं उठा तो क्या देखता हूँ कि क़ज़ाक़ी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। वो बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेड़ सूख कर ठूंठ हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिमट गया। क़ज़ाक़ी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधे पर बैठाने की चेष्टा करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वो जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद क़ज़ाक़ी मुझसे भी ज़्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, क़ज़ाक़ी, तुम बहाल हो गए, अब कभी देर न करना। क़ज़ाक़ी रोता हुआ पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो क़ज़ाक़ी छूटा, क़ज़ाक़ी आया तो मुन्नू हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है।
मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने न बैठूं वो भी कुछ न खाता था। उसे भात से बहुत ही रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो उसे संतोष न होता था। वो मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मलमूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में निकल जाता था। कुत्तों से उसे चिढ़ थी, कुत्तों को घर में न घुसने देता। कुत्ते को देखते ही थाली से उठ जाता और दौड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता था। क़ज़ाक़ी को डाकखाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही कौर खाए थे कि एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। झबरा कुत्ता उसे आते देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वो कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकाल कर भी संतोष न हुआ। वो उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ख्याल न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है। वो उस क्षेत्र में पहुँच गया था जहाँ झबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। वो ये न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज़ तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा, देखा तो मुन्नू मरा पड़ा है और झबरे का कहीं पता नहीं। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी क़ज़ाक़ी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।